बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है फॉर क्लास 9th वो है लिक्विड स्टेट। हम चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर में जा रहे हैं। तो अब आते हैं लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। तो लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर जो है, लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो हैं, इंटरमॉलिक्यूलर force of attractions are stronger than gases and weaker देन सॉलिड्स। स्ट्रॉन्गर होते हैं किससे? गैसेस से। गैसेस की इतनी वीक होती हैं कि वो वॉल्यूम अपना मेंटेन नहीं रख सकते, लेकिन लिक्विड जो है उसमें इतने स्ट्रॉन्गर होते हैं गैसेस से कि वो मॉलिक्यूल्स को होल्ड किए होते हैं। मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, वो डाइपोल है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो उसके थ्रू क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं और वो एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते आसानी से। यानी उनका जो वॉल्यूम है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। हाँ, शेप इतने स्ट्रांगर नहीं है जैसे सॉलिड में होते हैं कि वो उनका शेप भी डेफिनेट या मेंटेन रखे। तो आप लिक्विड को जिस बीकर, जिस कंटेनर, जिस बाल्टी वगैरह में डालेंगे तो ये उसका शेप अख्तियार कर लेगा। सही है। तो स्ट्रांगर होते हैं गैसेस से, लेकिन वीकर होते हैं सॉलिड से। तो ये जो है ट्रांसलेशन मोशन जो है वो लिमिटेड हो जाती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो एस्केप कर जाएं अपने उससे। सही है। वो हम पढ़ेंगे कि फिर किस तरह एस्केप करते हैं, काइनेटिक एनर्जी के थ्रू हम पढ़ेंगे। तो ये लिक्विड की क्या हो गई, मेन खासियत हो गई कि उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रांगर देन गैसेस एंड वीकर देन सॉलिड्स। अब आते हैं उसकी शेप पे। तो लिक्विड की जो शेप होती है वो नो डिफिनेट शेप होती है। लिक्विड की शेप मखसूस नहीं रहती, वो जिस उसमें डालोगे, बीकर में या जिस कंटेनर में डालोगे, ये उसकी शेप अख्तियार कर लेगी। दूसरी है वॉल्यूम। डेफिनेट वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। आप 1 लीटर पानी लेंगे तो वो 1 लीटर ही रहेगा, वो ऐसे नहीं होगा कि कम हो जाएगा। ठीक है। गैसेस में जो है वो जितना भी उनको स्पेस देते, जितना भी उनके पास वॉल्यूम होता, वो सिलेंडर हो वो उसका ऑक्यूपाई कर लेते और भी एक दूसरे से एक्सपैंड हो जाते, गैसेस मॉलिक्यूल फार अवे हो जाते। लेकिन लिक्विड में ऐसा नहीं है। तो ये लिक्विड गैसेस से इस लिहाज से डिफरेंट है। फिर उसमें देखें एक दूसरा इसका प्रोसेस है एवापोरेशन। ये भी लिक्विड की एक प्रॉपर्टी है जो सॉलिड में फिर नहीं है। ये असल में अगर हम सिंपल वर्ड में कहें तो एस्केप ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लिक्विड टू वेपर फॉर्म या गैसियस फॉर्म। ठीक है। तो ये भी लिक्विड का एक वो है कि इसके मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी हाई हो जाती है ड्यू टू कोलिजन, एक मॉलिक्यूल दूसरे से टकराएगा, वो अपनी काइनेटिक एनर्जी दूसरे मॉलिक्यूल, अगर ऐसे होते होते किसी मॉलिक्यूल की एनर्जी इतनी ज़्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी, कि वो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उस पे क्या हो जाए, हैवी हो जाए, उस पे हावी हो जाए। ठीक है। उससे ज़्यादा हो जाए तो फिर वो क्या कर लेता है, वो लिक्विड सरफेस से एस्केप कर लेता है और गैसियस फॉर्म में चला जाता है, वेपर्स के फॉर्म में चला जाता है, और ये हर टेम्परेचर पर जारी रहता है। ऐसा नहीं है कि ये
ख़ास टेम्परेचर पर नहीं, 0 सेंटीग्रेड पर भी जा रहे होते, लेकिन रेट डिफरेंट होता है। जितना टेम्परेचर हाई होता जाएगा उतना रेट ज़्यादा हो जाएगा, और लिक्विड पे भी डिपेंड करता है। तो ये हो गई लिक्विड की एक वो। दूसरी, इस एवोपोरेशन की वजह से एक और प्रॉपर्टीज़ आ जाती है जिसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर। इनको बाद में डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ी समझने की वो है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है। तो ये जो है प्रेशर exerted by vapors of a liquid on its सरफेस, यानी लिक्विड के सरफेस पे उस लिक्विड के वेपर जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उनको वेपर प्रेशर कहते हैं। लेकिन कब? व्हेन इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड। क्या मतलब है? यानी कि लिक्विड से वेपर्स बन रहे हैं, वेपर फॉर्म में लिक्विड जा रहा है, तो वो जो वेपर्स हैं वो उसके सरफेस पे भी प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। लेकिन जब वो इतने हो जाएं कि फॉर एग्जांपल 2 मॉलिक्यूल या 3 मॉलिक्यूल इधर से जा रहे हैं, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वेपर फॉर्म से कंडेंस होकर लिक्विड में आ जाए, तो इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। सही है, वेपर्स और लिक्विड का इक्विलिब्रियम स्टेट एस्टेब्लिश हो गए। तो अब जब वो प्रेशर वेपर्स एक्सर्ट करेंगे उस लिक्विड के सरफेस पर, तो उसको हम क्या कहेंगे? वेपर प्रेशर। ठीक है, तो ये हो गई कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स की। फिर इनके बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये भी उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज कितने स्ट्रांग, जो जितने स्ट्रांग होते जाएंगे वो उतने वेस्कस होते जाएंगे। शेप उनके मॉलिक्यूल का रेगुलर और इरेगुलर, तो ये भी एक लिक्विड की प्रॉपर्टी है। रेगुलर शेप होगा तो वो उसकी विस्कोसिटी कम होगी। सही है, अगर क्या होगा, उसकी इरेगुलर शेप होगी मॉलिक्यूल्स की, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे और शेप भी इरेगुलर होगी। ठीक है, तो फिर उसकी क्या हो जाएगी? विस्कोसिटी बढ़ती जाएगी। फिर एक सरफेस टेंशन है, ठीक है, वो भी प्रॉपर्टी है लिक्विड की। उसमें क्या होता है, सरफेस टेंशन में जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल होते हैं सरफेस वाले, वो सिर्फ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन उन पे साइड पे होती है और नीचे से होती है, ऊपर से कोई और नहीं होता। तो उसकी वजह से क्या हो जाती है, सरफेस में टेंशन क्रिएट हो जाती है। सही है, वो सरफेस फॉर एग्जाम्पल ऐसी होनी चाहिए थी, तो वो थोड़ी सी ऐसे हो जाती है। अब ये सरफेस जो है, ये यहाँ पर मॉलिक्यूल होंगे, उसको हर तरफ से मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर रहे होंगे, नीचे से, साइड से, ठीक है, साइड वाले वो उसको इक्वल कर देंगे। अब नीचे से हो रहे हैं और उसके क्या है, ऊपर से कोई और मॉलिक्यूल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी, इसमें टेंशन क्रिएट हो जाएगी, इस पर प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, इसकी सरफेस नीचे की तरफ टेंस कर जाएगी। ठीक है, अब इसके लिए हमें जितनी फोर्स ज़रूरत होगी ताकि फिर इसको स्ट्रेट कर सके इस सरफेस को, तो इसको हम कहते हैं सरफेस टेंशन, इस फोर्स को। वरना वैसे सरफेस टेंशन ये हो गई, लेकिन फिर हम नापते कैसे हैं, उसके लिए फोर्स वो करते हैं, उसके लिए हीटिंग वगैरह कुछ वो करते हैं। तो उसकी वजह से फिर अगर हम इसको वापस इस शेप में लाएं, स्ट्रेट लाइन में वो आ जाए, तो इसके लिए हमें फोर्स चाहिए होगी इस टेंशन के बराबर, और इस फोर्स को हम सरफेस टेंशन कहते हैं। सही है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हो गई। इंशाल्लाह फिर आगे हम इनको डिटेल में भी पढ़ेंगे जो आपकी बुक में है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी लेक्चर अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आ सके और आपको उससे फ़ायदा उठा सकें, उससे अपने कंसेप्ट केमिस्ट्री के क्लियर कर सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।